नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जब जी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई तो जी जिनपिंग ने मतलब ट्रंप की जितनी बेइज्जती हो सकती थी वो सब कुछ हुई वहां पर चाइना के अंदर। पहले तो कोई रिसीव करने नहीं आया, उसके बाद जी जिनपिंग ने उनको एक डिक्लाइनिंग पावर बोल दिया, दैट यूएस इज अ डिक्लाइनिंग पावर। और उसके बाद हमने एक्सपर्ट्स को भी, और हमने पिछले कई महीनों से ये चीज़ देखी भी है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि यूएस एक डिक्लाइनिंग पावर तो है ही, यूएस एक फेडिंग जायंट है, डिक्लाइनिंग पावर है, इस तरीके के टर्म्स यूएस के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। तो आज हम कुछ डेटास को देखेंगे जहां पर हम एशियन पावर इंडेक्स और ये सब डेटा तो देखेंगे ही, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ डेटा को देखेंगे जहां पर हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में चाइना यूएस को ओवरटेक कर देगा। क्योंकि एक फोरकास्ट है जो कि ये कहता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो यूएस की इकोनॉमी को सरपास कर देगी आने वाले समय में, और यूएस की जितनी भी पावर बची हुई है इंडो पैसिफिक रीजन में वो आने वाले समय में 2030 तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एकदम जीरो हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया है और ऐसा बहुत सारे थिंक टैंक्स ने क्लेम किया है। तो डेटा देख करके हम उसी के ऊपर आज इस पूरी वीडियो के अंदर में चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसका प्राइस सिर्फ 16,999 है और इस पर ज़बरदस्त ऑफर है इस टाइम पर। और ये जो ऑफर है इसका आज लास्ट दिन है, तो आप इसको ज़रूर से अवेल कर लीजिए। ये वही फाउंडेशन बैच है जिससे इस बार ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 इसी फाउंडेशन बैच में से निकले। इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। कंप्लीट प्रोग्राम है, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज भी होगी और उसका इवैल्यूएशन भी इसमें होगा। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट इज द सरपासिंग ऑफ चाइना एंड लुकिंग एट चाइनास इकोनॉमी। अब यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप को चाइना ने, जी जिनपिंग ने सीधी तौर पर कह दिया कि यार तुम्हारी यूएस की एक डिक्लाइनिंग पावर है। और हम दूसरे दूसरे पोस्ट में हर जगह पर ये बात देखते रहते हैं कि चाइना ने अब खत्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ टेक, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज में, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी कुछ लोग कह देते हैं। हालांकि मिलिट्री स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फर्क है। आप देखो कि अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ में देखें तो यूएस और चाइना में आज भी बहुत ज़्यादा फर्क है। तो लोग मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी कह देते हैं, खासतौर से वो टेक्नोलॉजी को बेस बना करके कहते हैं कि चाइना हर जगह पर यूएस को सरपास करते चला जा रहा है। और बहुत व्हाट्सएपिया टर्म में तो ये बहुत ही अमूमन ये चीज़ चलती है। लेकिन डिक्लाइनिंग पावर और फेडिंग जायंट का जो पूरा टैग है, इस टैग को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में यूएस अगर डिक्लाइन हो जाता है या क्या सच में चाइना क्या यूएस को डिक्लाइन कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपना बेस बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोई इंस्टीट्यूट की एशियन पावर इंडेक्स को। ये एशिया पावर इंडेक्स अभी बड़ा न्यूज़ में भी रहा था, आपने देखा भी होगा कि इन्होंने अपने एशिया पावर इंडेक्स निकाला था जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया। ये आपके सामने लिस्ट है जिसमें आपने देखा कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया, जापान को सरपास कर दिया। अब ये एशिया पावर इंडेक्स बेसिकली किस चीज़ की बात करता है कि इंडो पैसिफिक जोन के अंदर, इंडो पैसिफिक पूरे रीजन में कौन सी वो देश हैं जो अपना एक अच्छा खासा पावर रखती हैं इस पूरे रीजन के अंदर। अब इसमें आप देखोगे शुरुआत से ही तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आपको यूएस दिखाई दे रहा है और दूसरे नंबर पर आपको चाइना दिखाई देगा। और अच्छा खासे पॉइंट्स का पावर स्कोर जो ये निकालते हैं, मैं बताऊंगा पावर स्कोर भी कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ उसमें देखते, तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है। और उसके बाद चाइना और इंडिया के बीच में आप देखो कितना बड़ा गैप है, मतलब दुगुना का फर्क ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद फिर जापान और इंडिया के बीच में बहुत कम फर्क है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा नीचे ही है, रशिया थोड़ा सा नीचे ही है। मतलब ये टोटल 27 कंट्री की लिस्ट होती है, इसमें टॉप पर यूएस है। अगर आप यूएस और थाईलैंड, यहाँ पर सबसे आखिरी तो मैं थाईलैंड ले लेता हूँ, थाईलैंड और यूएस के बीच का डिफरेंस देखो तो आपको एक्चुअल में यूएस की पावर समझ में आएगी। या आप इंडिया से भी कंपेयर करके देख लो तो आपको यूएस इस टाइम पर कहाँ पर खड़ा है वो चीज़ समझ में आएगी। अब ये एशियन पावर इंडेक्स है, 27 कंट्रीज की पूरी लिस्ट है। इसमें इकोनॉमिक्स को वो लोग 33% वेटेज देते हैं। अब ये 33% जो वेटेज है इकोनॉमिक्स के लिए, इसमें 17.5% इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को और उसके साथ 15% ये कंट्री के इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को देते हैं। दैट मीन्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स आर एज वेल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसमें अगर हम देखें चाइना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई है तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस पूरे एशिया पावर इंडेक्स में अगर आप चाइना के एलाइज को निकालो तो आपको, अगर रशिया छोड़ दो तो इसमें आपको चाइना का कोई एलाई एज सच दिखाई नहीं देता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट चाइना इज हैविंग
द फर्स्ट प्रॉब्लम। और वहीं पर अगर आप यूएस को देखो तो यूएस, अब डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के बहुत स्थिति खराब कर दी है, वरना यूएस के अच्छे रिलेशनशिप्स भारत के साथ भी थे। यूएस ने जापान के साथ में अपना स्ट्रैटेजिक टाइज बनाया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ में आप क्वाड में ही है। तो उसके अलावा अगर आप देखो साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूएस ने अपने बहुत अच्छी इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन देशों में बना कर रखे हैं और इसीलिए यूएस टॉप पर है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो एशियन पावर इंडेक्स के मामले में अगर आप देख लो, उसके बाद इसके अंदर ये लोग परचेसिंग पावर पैरिटी को कैलकुलेट नहीं करते बल्कि नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। और नॉमिनल जीडीपी को जहां पर कैलकुलेट आप करो, तो अगर हम आईएमएफ का प्रोजेक्शन देख लें तो आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है 2026 का, यूएस की इकोनॉमी आज खड़ी है 32.38 ट्रिलियन डॉलर्स पर और चाइना की इकोनॉमी खड़ी है दैट इज अराउंड 20.85 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर हम इन दोनों इकोनॉमीज के बीच का फर्क देखें, दैट इज रफली 1.5 गुना का फर्क ये आ जाता है। और 1.5 गुना, वी आर टॉकिंग इन ट्रिलियंस, ये 1.5 गुना बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बात करें तो उसमें नो डाउट चाइना यूएस से आगे है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, डॉलर्स में बात करते हैं, तो फिर परचेसिंग पावर पैरिटी का कोई बहुत मतलब यहां पर रह नहीं जाता। इसीलिए वो लोग परचेसिंग पावर पैरिटी को कैलकुलेट नहीं करते। इसके अलावा अगर दूसरा डेटा आप देखो तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च 2021 का डेटा है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो यूएस की इकोनॉमी को इट विल ओवरटेक यूएस इकोनॉमी इन 2030। और फिर इन्होंने उसके नीचे जो पैराग्राफ लिखा था कोट अनकोट, उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि क्योंकि अभी पिछले 1 साल के अंदर यूएस का ग्रोथ, पिछले 2 साल के अंदर यूएस का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ गया है और क्योंकि यूएस हैज़ अ फास्टर ग्रोथ, इसीलिए जो हमारा फोरकास्ट था वो पहले 2028 के लिए था और हम कह रहे थे 2028 तक चाइना ओवरटेक कर देगा यूएस को, लेकिन अब हम 2 साल उसमें बढ़ा रहे हैं और हम कह रहे हैं 2030 तक चाइना जा करके ओवरटेक कर पाएगा। इसी तरीके से दूसरे भी डेटा है, जस्टिन यूफुलिन वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और पेकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि चाइना वुड सरपास यूएस इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी बाय 2030। 2011 में पीडब्ल्यूसी ने भी एक डेटा निकाला था, उन्होंने भी कहा था कि यूएस को 2030 तक चाइना ओवरटेक कर देगा। लेकिन अगर अभी आप देखो तो आज के प्रेडिक्शंस पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। अभी के टाइम पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि चाइना अगर यूएस की इकोनॉमी को सरपास कर पाएगा तो वो 2060 के पहले तो वो सरपास नहीं कर सकता। और कुछ इकोनॉमिस्ट तो अब ये जहां तक भी कहने लगे, जब से वो चाइनीज बबल, इंफ्रास्ट्रक्चर बबल फटा है, तब से वो कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये भी कहने लग गए हैं कि चाइना शायद हो सकता है यूएस की इकोनॉमी को कभी नहीं कर पाए। आप ये भी तो देखो कि यूएस की इकोनॉमी भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है जितनी चाइना की इकोनॉमी बढ़ रही है और इसीलिए वो गैप हमेशा रहेगा। वो पैरेलल 2 लाइन चलती है ना, उनके बीच गैप खत्म नहीं हो सकता, वो गैप हमेशा रहेगा और इसीलिए इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है मानी जाती है वो श्रिंकिंग वर्कफोर्स माना जाता है। चाइना का वर्कफोर्स बहुत तेजी से कम होते जा रहा है और दूसरा चाइना में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बहुत कम होती चली जा रही है और इसीलिए उनका मानना है कि चाइना की इकोनॉमी को सेटबैक लगेगा। पहले यही चीज यूएस की इकोनॉमी के लिए कहा जाता था, अब चाइना की इकोनॉमी के लिए सेम चीज कही जाने लगी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम अगर आप देखो तो चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो, बाकी सबको लगता है कि चाइना के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डिस्पैरिटी है, क्योंकि पहले चाइना एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हब हुआ करता था जो कि भारत है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती थी चाइना की जीडीपी में। अब पॉपुलेशन तेजी से नीचे आना शुरू हो चुकी है और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पर होने लगी हैं। अगर आप गैप देखो इन दोनों इकोनॉमीज के बीच में तो वो गैप भी वाइडन होता जा रहा है, कम होने के बजाय। अगर आप गैप देखिए तो 2020 में यूएस की जो इकोनॉमी थी वो 21 ट्रिलियन डॉलर्स पर खड़ी थी और चाइना की जो इकोनॉमी है वो 15 ट्रिलियन डॉलर्स पर खड़ी है। अगर इसके बीच का डिफरेंस निकाले तो 6 ट्रिलियन का आता है। आज 2030 का जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से देख ले तो 37.6 ट्रिलियन डॉलर्स पर खड़ी होगी यूएस की इकोनॉमी और चाइना जो है वो 26 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंचेगा। ये गैप 11 ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गैप भी बढ़ते चले जा रहे हैं, गैप कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम ये कह दें कि 2030 तक चाइना सरपास कर देगा तो ये हम बड़े वेग टर्म्स में बात कर रहे होंगे। अब प्रॉब्लम चाइना के साथ क्या है? चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है, वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और चाइना उसको रिवर्स नहीं कर पा रहा है। चाइना ने पूरी कोशिश करी,
पिछले 4 साल में पॉपुलेशन उनकी तेजी से डिक्लाइन हो रही है और ये उनकी गवर्नमेंट भी समझ चुकी है। इवन जो चाइना के अंदर आपने बड़ी फेमस एक वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सुना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसी थी कि वन चाइल्ड रखेंगे, एक बच्चा रखेंगे। वो वन चाइल्ड पॉलिसी को भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया कि नहीं, जो हमारे पॉपुलेशन है वो तेजी से कम होते चला जा रहा है, तो इसलिए हमें वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप करना पड़ेगा। बट उसके बाद भी क्योंकि अब वहां की सोसाइटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, इसलिए वहां पर ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। एंड चाइना लोग तो ये भी कहने लगे चाइना इज द न्यू जापान नाउ, चाइना विल बिकम अ न्यू जापान नाउ। जापान जहां पर यूथ की पॉपुलेशन बहुत कम है और ओल्डर एज लोगों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और इसलिए प्रोडक्टिविटी का भी इशू आता है, वर्क फोर्स का भी इशू आता है जापान के अंदर। वही प्रॉब्लम यहां पर चाइना, आप देखो कि जापान ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बाकी पड़ोसी देशों से लोगों को अपने यहाँ पर बुलाना शुरू कर दिया है, वीजास इजी कर दिए हैं ताकि लोग बाहर के देशों से आकर के जापान में काम कर पाए, क्योंकि वर्क फोर्स की कमी पड़ रही है उनको। अब ये लोग जो हैं, जो जापान में कमा रहे हैं, वो कमा करके कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहे हैं? क्या वो जापान के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी इकोनॉमी, अपने देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रेमिटेंस जो है वो ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वही प्रॉब्लम चाइना के साथ भी होने वाली है, ऐसा उनका मानना है। कहते हैं कि चाइना का जो बर्थ रेट है, इट फेल टू 5.63 पर 1000 पीपल, जो उनका बर्थ रेट है, दैट इज द बर्थ रेट। और उनका डेथ रेट जो है वो 8.04% पर 1000 पीपल है, विच इज वे मोर। चाइना की पॉपुलेशन 3.39 मिलियन से 1.4 बिलियन तक गिरी है 2025 के डेटा के हिसाब से, और यही चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कहते हैं कि चाइना का जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है वो एक बहुत मेजर कारण बना है उनके इकोनॉमी फॉल का। तो 3 मेजर रीजंस बताए जाते हैं। पहला कि चाइना के आपसी संबंध जो उनके बाकी के देशों से हैं, जो उनके साथ जो देश हैं वहाँ पर उस रीजन में मौजूद है, उनके साथ अच्छे नहीं हैं। भारत के साथ डिस्प्यूट है, आप देखिए जापान के साथ इश्यूज हैं, मतलब हर उस देश से, ताइवान को तो वो देश ही नहीं मानते, खैर, तो उस सारे देशों से प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन है, वर्कफोर्स डिक्लाइन है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्लो है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो चुकी है। और तीसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है, दैट इज दी ऑब्वियसली दी करेंसी। यूएस डॉलर आज भी वर्ल्ड की करेंसी है, चाहे हम कितना भी उसको सरपास करने की कोशिश करें, चाहे आप स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करो, जो बाईपास हमने किया भी है बहुत सारे केसेस में, रशिया ने भी किया है, लेकिन अभी भी एज फॉर नाउ अगर आप देखो तो यूएस करेंसी, द यूएस डॉलर इज द वर्ल्ड्स करेंसी, जो कि चाइना का करेंसी अभी नहीं है। तो इसलिए ये थर्ड फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एंड स्टिल 2030 तक चाइना सरपास कर जाएगा यूएस को, ऐसा नहीं कह सकते, बट कैन वी से यूएस इज अ डिक्लाइनिंग पावर बाय द डेटा? वी कैन नॉट से दैट ऑल्सो। पूरी तरीके से आप कन्विंसिंगली वो भी नहीं कह पाओगे कि यूएस इज अ डिक्लाइनिंग पावर डेटा के अकॉर्डिंग। अब जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स को देखो तो यस, द पावर डायनेमिक्स इज चेंजिंग, स्टिल चेंजिंग, बट हैज नॉट चेंज्ड। और इसीलिए हम अभी भी ये नहीं कह सकते पूरे कमिटमेंट के साथ कि चाइना सरपास ही कर जाएगा यूएस को। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।